हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। इससे पहले हमने जो है डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिसमें हमने एडोलसेंस किया था, प्यूबर्टी, चेंजेस एट प्यूबर्टी, जिसमें हमने इंक्रीज इन द हाइट एंड वॉइस चेंज, बॉडी शेप चेंज एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्पेसिस ग्लैंड, और लास्ट देखा था रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने यहाँ तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। मतलब जब आपकी बॉडी में एडोलसेंस में जब बॉडी पहुँचती है तो उस टाइम जो है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर जो है वो भी डिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। You have learnt in chapter 6 that testes and ovary are the reproductive organ. They produces the gametes, that is sperm and ova. In the girls, breasts begin to develop at puberty and boys begin to grow facial hair, that is moustaches and beard. तो देखो 6 चैप्टर में हमने देख लिया था कि जो टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं ना, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं गेमेट्स और स्पर्म, और गेमेट्स जिनको स्पर्म और ओवा बोलते हैं, तो ये भी हमने देख लिया था। तो गर्ल्स की जो है ब्रेस्ट डिवॉल्व होना शुरू होते हैं प्यूबर्टी में, और बॉयज़ में फेशियल हेयर आते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछें आती है। ठीक है, तो ये जो सारे फीचर्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल को फीमेल से। ठीक है, जो मेल है वो डिफ्रेंशिएट किस तरीके से फीमेल से होती है तो हमें पता चल जाता है, तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर? द फीचर्स विच डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंशिएट द मेल फ्रॉम द फीमेल, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। ओके, boys also be develop hair on their chest. In the both boys and girls have grow underarms and in the region above the thighs or in the pubic region. तो देखो मतलब लड़के और लड़कियों दोनों में एक तो जो हेयर की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बॉयज़ में जो चेस्ट है उसमें जो है हेयर्स ग्रो होते हैं, और लड़के और लड़कियों दोनों में जो है अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो होते हैं, और इसके साथ साथ प्यूबिक रीजन में होते हैं। ठीक है, जो आपका यूरिनरी पार्ट है ना, उस रीजन में आपके जो है हेयर ग्रो होते हैं, और थाई में, ठीक है, जो आपकी टांगे होती है ना बॉयज़ की, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेयर जो है ग्रो होते हैं। बोथ बूजो एंड पहेली विश टू नो दैट इनिशिएट द चेंज एट प्यूबर्टी। तो बूजो और पहेली अब जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो चेंजेस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं, मतलब आपकी बॉडी में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से ये चेंजेस शुरू होंगे। ठीक है, the changes which occur at the adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances that is secreted from the endocrine gland or endocrine system. तो देखो जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं ना, तो बेसिकली वो किससे आते हैं? हार्मोन की वजह से आते हैं। ठीक है, हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं होंगे ना, तो आपको मतलब कोई भी बॉडी का फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं हो सकता। ठीक है, तो हार्मोन जो है केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और इनको सीक्रेट कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी उसको बोलते हैं। और जो मेल हार्मोन है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, बिगिन टू रिलीज बाय द टेस्टिस ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और कहाँ से रिलीज होता है? ये टेस्टिस से। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टेस्टिस कहाँ होती है, जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, पेनिस है, उसके पीछे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर जो है क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर टेस्टोस्टेरोन वहाँ से रिलीज होता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन द बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर। तो ये जो फेशियल हेयर है वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होते हैं। On puberty is reached in the girl, ovaries begin to produce the female hormone or एस्ट्रोजन विच मेक द ब्रेस्ट डिवॉल्व। तो अब लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है? दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और जब प्यूबर्टी होती है तो उस टाइम पर जो ओवरीज होती है ना, वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी वजह से ब्रेस्ट डिवॉल्व होती है। जो छाती बढ़ती है ना, तो इसकी वजह से होती है। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डिवॉल्व इनसाइड द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं? मिल्क को सिक्रेट करने वाले ग्लैंड होते हैं, जिनको मेमरी ग्लैंड भी बोलते हैं।
The production of these hormone is under the control of another hormone secreted from an endocrine gland is called the pituitary gland. तो ये जो इनका हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है, इसके पीछे एक और हार्मोन होता है जो इनको रेगुलेट करता है. मतलब जो आपका एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन है, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए एक मास्टर ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इसको मैसेज आता है कि बॉडी में कौन सा पार्ट जो है कौन सा फंक्शन करेगा, कहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज करना है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन. तो हार्मोन का क्या रोल है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करना, स्टार्ट करने में क्या रोल है. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज द हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड द टारगेट साइट. तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो जो है आपका कैसा होता है, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली जो भी इसमें रिलीज होता है केमिकल, वो एकदम से ब्लड के अंदर चला जाता है. ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है और वो जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत है, टारगेट साइट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर वो पहुँच जाता है. टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, देयर इज़ मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी. तो जो टारगेट साइट होती है वो रिस्पॉन्ड करती है हार्मोन के लिए. ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. पीछे हमने पढ़ लिया था ना कि डक्टलेस ग्लैंड कौन से होते हैं, जो ब्लड में डायरेक्टली अपने हार्मोन को रिलीज करते हैं, उनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड. द टेस्टिस एंड द ओवरी सिक्रेट द सेक्स हार्मोन. तो टेस्टिस और ओवरी क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल secondary sexual character. Further, the sex organ are under the control of hormone from the pituitary gland. तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डिवॉल्व करने के लिए, और यही जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं. ठीक है, एंड द पिट्यूटरी सीक्रेट मैनी हार्मोन ऑन विच द मेक द ओवा मेच्योर इन द ओवरीज एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस. तो इसमें ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ 1 या 2 हार्मोन निकलते हैं, बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है. तब इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. ठीक है, मास्टर का मतलब जैसे मास्टर होता है ना, वो किसी चीज़ को जो है कंट्रोल में रखता है, तो ये भी कंट्रोल में रखता है. तो ओवा जो मैच्योर होता है ओवरी के अंदर, और स्पर्म जो टेस्टिस में मैच्योर होते हैं, तो उनको मैच्योर करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड उनको सीक्रेट करता है. हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी stimulate the testis and ovary to release the testosterone in male and estrogen in female. तो जो हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड इनको सीक्रेट करता है, जैसे टेस्टिस ओवरी में होता है ना टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन इन फीमेल, तो ये कौन करता है उनको सीक्रेट, पिट्यूटरी उसको स्टिमुलेट करता है, उकसाता है एक तरीके से कि यहाँ पर इसको रिलीज करना है. रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम और रिच पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये कहाँ पर रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये डायरेक्टली टारगेट साइट के पास से चले जाते हैं ब्लड के थ्रू. स्टिमुलेट द चेंज इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और उसकी वजह से प्यूबर्टी के दौरान जो है चेंजेस बॉडी में आती है. ओके, नेक्स्ट है पहेली एंड बूझो. हैव नाउ वी अंडरस्टैंड दैट प्यूबर्टी marks the beginning of the reproductive period when one becomes capable of reproduction, but they want to know that if reproductive life once begun continue or it end sometime. तो देखो पहेली और बूझो अब समझ गए कि प्यूबर्टी जो है एक क्या है, मार्क साइन है. मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में अब क्या होने वाला है, मैच्योरिटी आने वाली है और आप रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होने वाले हैं. ठीक है, पर ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है ना और ये जो मेच्योरिटी आती है, तो ये जो है कंटिन्यू पूरी लाइफ टाइम नहीं रहता है, ये कुछ टाइम के बाद जो है एंड हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है एक तरीके से. ठीक है, ये जो ग्रोथ होती है ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होती रही तो कंटिन्यू लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहेगी, नहीं, कुछ टाइम तक ये ग्रोथ होती है, उसके बाद ये स्टेबल हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन. तो रिप्रोडक्टिव फेज जो ह्यूमन की लाइफ में रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो कौन कौन से उसमें फेजेस है, कब कब जो है क्या क्या होता है. एडोलसेंट बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरी बिगिन टू रिप्रोड्यूस गेमेट्स. तो जब आपकी बॉडी में टेस्टिस और ओवरी गेमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तब एडोलसेंट जो है कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल दैन इन फीमेल. तो जो कैपेसिटी होती है ना मैचुरेशन की,
तो और गेमेट्स को प्रोड्यूस करने की वो ज़्यादा टाइम तक होती है मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी, 10 से 12 ईयर ऑफ एज। तो फीमेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो शुरू होती है 10 से 12 साल में, जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 50 ईयर। तो कहाँ तक होती है, जनरली 45 से 50 साल तक जो है ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो ख़त्म हो जाती है। द ओवा बिगन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ अ प्यूबर्टी, जो ओवा होती है वो ओवा होता है वो कब मेच्योर होता है, जब प्यूबर्टी आती है। ऑन वन ओवम मेच्योर एंड इट रिलीज बाय वन ऑफ ओवरीज वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज। तो 28 से 30 दिन के अंदर एक साइड का जो है ओवा जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। During this period, the wall of the uterus become thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begin to devolve। तो उस टाइम क्या होता है, जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस की जो वॉल होती है वो मोटी हो जाती है। क्यों मोटी हो जाती है, क्योंकि अगर वो मान लो एग फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, तो वो फर्टिलाइज होकर के अब फर्दर डिवॉल्वमेंट के लिए तैयार हो रहा है, तो उसको एक तरीके से एडजस्ट होने के लिए जो है जगह चाहिए होती है। तो वो कहाँ पर एडजस्ट होता है, वो होता है वॉल ऑफ द यूट्रस में, ठीक है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी रहती है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्या होता है, उस टाइम जो वॉल होती है वो मोटी हो जाती है और वो उसकी जो लाइनिंग होती है ना वो एकदम से रफ्चर हो जाती है, और वो रप्चर होने के बाद जो ब्लड वेसल होती है वो फट जाती है और जो ब्लड है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है और जो एग होता है वो भी बॉडी से रिलीज हो जाता है। तो उसको उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग होती है फीमेल में, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होती है वंस इन 28 टू 30 डेज। तो 28 और 30 दिन का साइकिल होता है, अलग अलग बॉडी में, अलग अलग फीमेल में अलग अलग साइकिल होता है। कईयों का 22 दिन का होता है, कईयों में 24 दिन का होता है, कईयों में 26 का। वैसे जो है 28-30, कईयों का जो 32 दिन का भी होता है, ठीक है, पर मैक्सिमम जो है 28 और 30 दिन का होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगन एट प्यूबर्टी एंड टर्म एज द मीनार्च। तो सबसे पहली बार जब पीरियड शुरू होता है ना किसी भी फीमेल लड़की में, तो उसको बोलते हैं मीनार्च, ओके। और एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर ऑफ एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। तो 45 से 50 साल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज द मेनोपॉज। तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। इनिशियली द मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बी इरेगुलर, इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर। तो पहले पहले तो है ऐसा होता है कि इरेगुलर होता है, जैसे मतलब अभी एक बार पीरियड आए तो उसका 6 महीने के बाद आए, कईयों को साल के बाद आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 4 महीने के बाद आते हैं। तो इसको कुछ टाइम लगता है रेगुलर होने के लिए, इरेगुलर होता है स्टार्टिंग में ये। पहली से दैट रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन लास्ट फ्रॉम द मिनार्च टू मेनोपॉज, इट इज़ राइट। तो पहली बोल रही है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है फीमेल का वो जो है कहाँ से होता है, मिनार्च, जो फर्स्ट पीरियड होता है वहाँ से लेकर के मेनोपॉज तक होता है। मेनोपॉज मतलब लास्ट पीरियड जो आते हैं। तो क्या वो सही है, तो सही है, क्योंकि जब वो मेनोपॉज हो गया उसके बाद जो है रिप्रोडक्टिव जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल किससे कंट्रोल होता है, हार्मोन से। The cycle include the menstruation of egg, maturation of the egg, it release, thickening of the uterine wall, and it break down. It's if pregnancy does not occur, in case of egg is fertilized, it begin to divide and then gets embedded in the uterus to form further development as they have learnt in class चैप्टर 6। तो जो साइकिल होता है उसमें जब मैचुरेशन होती है एग की, तो वो जब रिलीज़ होता है तो उस टाइम जो है यूट्रस की जो वॉल होती है ना वो मोटी होती है, ठीक है। और अगर वो मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। अगर प्रेगनेंसी रह गई तो वो उसमें एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। अगर वो उसमें एम्बेडेड हो गया तो वो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो गया तो वो फर्दर आगे आपके यूट्रस के अंदर जो है चाइल्ड के रूप में डिवॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसका आगे वाला जो पार्ट है, हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देख सकते हैं ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो किस तरीके से मेंस्ट्रुएशन होती है। तो ये जो डायग्राम है आपने लास्ट चैप्टर में देख ली थी। तो ये आपका जो है क्या है,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर जो है ये वाला जो आपका एरिया है ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। और ये वाले जो आपको दो जो आपको छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी ओवरी है। और ओवरी के अंदर आपको इस तरीके की उसमें स्ट्रक्चर दिख रही है, तो ये क्या है, इसमें एग है, ठीक है। तो ये जो एग होते हैं ये 1 मंथ में एक साइड से रिलीज़ होता है। जैसे मान लो इस मंथ में इस साइड से रिलीज़ होगा, नेक्स्ट मंथ में इस साइड से रिलीज़ होगा, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ से आपका एग रिलीज़ हो गया, तो ये फिलोपियन ट्यूब तक जाता है। और ये जो ट्यूब होती है बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, और इस ट्यूब में जब ये पहुँचता है तो उस टाइम अगर आपकी बॉडी में स्पर्म आते हैं, ठीक है, स्पर्म को क्या बोलते हैं, इनको जो है बोलते हैं मेल गेमेट्स, ठीक है। ये स्पर्म जब यहाँ से आते हैं तो इस एरिया में ही पहुँचना चाहिए ये, ठीक है। अगर इस एरिया से ये पहले पहुँच गया, मतलब एग आपका यहाँ से आगे रिलीज़ हो गया, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अगर इस एरिया में ये पहुँचा है, अभी यहाँ पर एग भी यहाँ पर पहुँचा है, ठीक है, तो उस टाइम जो है इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान यहाँ पर जो है बहुत सारे, मतलब लाखों के हिसाब से जो है स्पर्म होते हैं, पर उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है इस एग के अंदर, ठीक है। तो अगर एग के अंदर वो एंटर कर गया तो एग अब फर्टिलाइज हो गया। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो वो अब फर्दर डिवॉल्वमेंट के लिए तैयार हो गया, तो ये इसके अंदर धंस जाएगा फिर, ठीक है। मतलब ये एग फर्टिलाइज होने के बाद ही ये सारे स्पर्म मर जाते हैं, और वो जो आपका एग होता है, एग अब किस में कन्वर्ट हो जाता है फर्दर, जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में, ठीक है। तो जो फर्टिलाइज हो गया तो एग जो है, एग प्लस स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो उसके बाद ये क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, ठीक है। और ये जो जाइगोट होता है ना, ये जाइगोट फिर इसकी यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा ये अंदर, ठीक है। जब ये इसके अंदर धंस जाएगा तो ये एक तरीके से क्या बना देगा, वह जाइगोट फर्दर क्या बना देगा, एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो फर्दर अलग तरीके से बॉडी में हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। तो ये था एक कंसेप्ट। तो दूसरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपका जो एग है उसके साथ स्पर्म कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है, मान लो इस मंथ में इस साइड से जो है आपका एग रिलीज हो गया, ओके, इस साइड से एग रिलीज हो गया तो इसको स्पर्म नहीं मिले, तो ये स्पर्म नहीं मिले तो ये क्या कर जाएगा, ये शेड कर जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा, गिर जाएगा। पर जब ये शेड करता है ना तो ये इस वॉल के साथ मतलब एक तरीके से रगड़ते हुए आता है, और इसकी जो एग की जो आउटर वॉल होती है ना वो बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड होती है एक तरीके से। और ये जो है जैसे इसके साथ ये रगड़ते हुए आता है तो ये इसकी जो यूट्राइन की जो वॉल होता है उसको ये रप्चर कर देता है, ठीक है, फाड़ देता है, इसकी रप्चर कर देता है ये इसकी वॉल को। और जैसे रप्चर होती है तो इसके अंदर जो वेसल्स होती है पतली पतली, उनसे फिर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जब ब्लड निकलता है तभी उस टाइम जो है 3 डेज़ तक या 5 डेज़ तक जो है पीरियड के दौरान जो है ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है आपकी जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है जो ब्लीडिंग होती है उसका, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और नोटिस करने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो है सबको पता होना चाहिए कि बॉडी में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।